जय श्री राधे फ्रेंड्स। कभी कभी तो कबीर की हरकतें आयाना को भी पागल कर देती थी। समझ में नहीं आता। घोड़े को चारा डालते हुए आयाना बड़बड़ाई, जरूर ये उसका कोई नया पैतरा होगा। खुद ही बोर हो गया होगा उस लड़की से और नाम मेरा आ गया कि मेरी वजह से ब्रेकअप किया। भला मैं क्या उसकी गर्लफ्रेंड हूँ जो मेरी वजह से वो ब्रेकअप करेगा? हर चीज में मुझे आगे बढ़ा देता है, कमीना कहीं का। उसके बाद आयाना एक सफेद घोड़े के पास जाती है। यह घोड़ा कबीर का सबसे फेवरेट घोड़ा था और ज्यादातर इसी को राइड करता था। आयाना उस घोड़े को चने खिलाते हुए बोली, तुम्हारा वो जो बॉस है ना, किसी दिन अगर वह तुम पर राइड करे तो उसे नीचे गिरा देना। आई प्रॉमिस, जिस दिन भी तुमने ऐसा किया मैं तुम्हें ढेर सारे चने खिलाऊंगी। इसे रिश्वत समझ लो। उसका पिछवाड़ा तोड़ देना, जमीन पर गिरा देना, ब्लडी एसहोल। तभी आयाना पलटकर जाने लगती है कि उसकी नजर दूर खड़े किसी इंसान पर पड़ती है, जिसे पहचानते ही आयाना की आंखों में अजीब सा शौक दिखाई देने लगा। ये यहाँ पर आयाना देखती है कि थोड़ी सी दूर पर एक औरत खड़ी है। गार्ड उस औरत के पास आता है। औरत काफी कमजोर, लाचार, अबला लग रही थी। उस औरत को देखते ही आयाना तुरंत उसको पहचान जाती है। ये तो वही औरत है जिसे कबीर उस रात अस्थियों का कलश दे रहा था। यह औरत यहाँ पर क्या कर रही है? गार्ड उस औरत के पास आकर उसे एक बैग देता है, जिसे लेकर वह औरत हाथ जोड़कर उस गार्ड का धन्यवाद करती है। गार्ड वापस चला जाता है और उस बैग को साड़ी के पल्लू में लपेटकर वह औरत पलटकर जाने लगती है। आयाना भागकर उस औरत के पास आकर बोली, एक मिनट रुको। आयाना की आवाज सुनकर वो औरत एकदम से पलटकर उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में कंफ्यूजन और दर्द के आंसू थे। उस औरत के पास पहुंचकर आयाना ने कहा, मैं शायद आपको जानती हूँ। आप वही है ना जिसे कबीर ने एक दिन अस्थियों का कलश दिया था? आप कौन हैं और आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? किसकी अस्थियों का कलश था वो? क्या कबीर ने आपको किसी अपने को मारा है? उसके बाद आयाना उस औरत के हाथ में वह बैग देखती है जो उसने साड़ी के कपड़ों में छुपाया हुआ था। आयाना की बात सुनकर उस औरत की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अपने आंसुओं को पोंछते हुए उस औरत ने कहा, नहीं, उन्होंने किसी को नहीं मारा, उन्होंने तो बचाया है। यह सुनकर आयाना कंफ्यूज हो जाती है। बचाया है? किसे बचाया है? मैं कुछ समझी नहीं। वह औरत आयाना की तरफ देखकर बोली, आप कौन हैं और आप मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? आयाना उस औरत से बोली, मैं वह हूँ जिसकी जिंदगी को उस कबीर ने बर्बाद कर दिया। मैं वो हूँ जिसे उसने इस घर, महल जैसे घर में कैद करके रखा है। मैं वो हूँ जिसे यहाँ से बाहर जाने की इजाजत नहीं। एक बार कोशिश करने पर गोली खा चुकी हूँ कबीर के हाथ से। यह सुनकर वह औरत थोड़ा चौंकते हुए बोली, क्या तुम यहाँ पर कैद हो? आयाना ने कहा, उस इंसान ने मेरे भी अपनों को मुझसे छीन लिया। मेरे मॉम डैड को मारकर मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है। मेरा मन तो कर रहा है मैं उसे अपने हाथों से जान से मार दूं। किसी दिन मौका मिलेगा तो मार ही दूंगी। आपके भी किसी को मारा है कबीर ने? उस औरत ने ना में सर हिलाते हुए कहा, मेरे लिए तो वह इंसान देवता जैसा है। मुझे नहीं पता कि वह देवता है या शायद नहीं, हो भी सकता है। लेकिन तुम्हारे लिए डेविल हो, मगर मेरे लिए वो देवता है। उस औरत की बात सुनकर आयाना की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन उस औरत की बात समझ में भी नहीं आ रही थी। वह उस औरत से पूछती है, ऐसा क्या किया है उसने आपके लिए जो आप उसे अपना देवता बोल रही है? सुनकर उस औरत की आंखों से आंसू के झरने की तरह बहने लगते हैं और बहुत दुखी लग रही थी वो औरत। आयाना को भी नहीं पता था क्यों। उस औरत ने आयाना को जवाब दिया, कबीर जी मेरे लिए भगवान जैसे हैं। उन्होंने मेरा उस वक्त साथ दिया जब मैं टूट कर बिखर चुकी थी। हालांकि मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, लेकिन फिर भी अगर आज मैं जिंदा हूँ और मुझ में जीने की थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है तो वो उन्हीं की वजह से है। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। यह सुनकर तो आयाना बस कंफ्यूजन में ही उसे देखे जा रही थी कि कौन है यह औरत और कबीर की तारीफों के पुल क्यों बांध रही है। उस डेविल को यह इतनी दुआ क्यों दे रही है जो दूसरे की जिंदगी खत्म करता है? उसकी जिंदगी लंबी होने की दुआ आखिर ये दे भी कैसे सकती है? औरत रोते हुए बोली, तुम जानना नहीं चाहती उस रात कबीर ने जो मुझे अस्थियों का कलश क्यों दिया और वह अस्थियां किसकी थी? आयाना ने हाँ में अपना सर हिला देती है। तो उस औरत ने अपने आंसू को पोंछते हुए कहा, वह मेरे मरे हुए बच्चे की अस्थियां थी, 6 महीने का बच्चा। यह सुनकर आयाना की आंखें बड़ी हो जाती हैं और चौंक जाती। 6 महीने का बच्चा? उस औरत ने कहा, कबीर जी ने अपने हाथों से उसको जलती हुई आग में डाला था। उसके बाद उसकी अस्थियां उन्होंने मुझे दी। उनकी मेहरबानी है। यह मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है उन्होंने मुझ पर। आयाना 2 कदम पीछे हट जाती। वह डिसबिलीव के साथ इस औरत को देख रही थी। इस औरत का दिमाग हिला हुआ क्या? आयाना को याद आता है कि क्या वही बच्चा जिसे
कबीर ने जलते हुए ड्रम में डाला था। और ऐना ने देखा था जब पहली बार यहाँ पर आई थी और यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी अलीशा के साथ, वह उस औरत से बोली, तो क्या इसका मतलब वो बच्चा आपका था जिसे कबीर ने अपने हाथों से जलते हुए ड्रम में डाला था? मतलब उस बच्चे के पास खड़े हुए 2 लोग, वह उसके मम्मी पापा नहीं थे? वो औरत ना में अपना सर हिला देती है, नहीं, वो मेरे मरे हुए बच्चों को चुराकर भाग गए थे और मेरा बच्चा मरा नहीं था, उसे मारा गया था। जाने कितनी माओं से उनके छोटे छोटे बच्चों को वह अलग कर देते हैं। उसके बाद उन बच्चों की बॉडी में इलीगल सामान फिट करके वो लोग देश विदेश में पहुंचाते हैं। यह बोलकर वो औरत फूट फूट कर रोने लगती है। उसके मुंह से शब्द भी क्लियर नहीं निकल रहे थे, उसकी आवाज कांप रही थी। ऐना अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। ओ माय गॉड, किस कदर घटिया इंसान है इस दुनिया में, कितना गिरा हुआ कैसे हो सकता है इतने छोटे से बच्चे की बॉडी में। ओ माय गॉड, दिस इज रेडिकुलस। आयाना उस औरत को संभालती, शांत हो जाइए, तो इसलिए कबीर ने उन दोनों को जिंदा जलाया था। वह औरत हाँ में अपना सर हिला देती है। वह इसी लायक थे, अगर इससे भी बुरी कोई सजा होती तो उन्हें मिलनी चाहिए थी। ना जाने कितने बच्चों को इस तरह उन लोगों ने मौत के घाट उतारा है। उनके लिए किसी का शरीर कोई जिंदगी नहीं, सिर्फ कोई बैग होता है जिसमें उनको अपना नाजायज सामान भरना होता है, ड्रग्स जैसी चीज। ऐना की तो सांसें ही हलक में अटक चुकी थी। तो कबीर ने जिस बच्चे को जलती हुई आग में डाला था, क्या वह बच्चा आपका था? उस औरत ने हाँ में अपना सर हिला दिया। तो ऐना ने कहा, फिर कबीर ने उसे जलाया क्यों? आई मीन उसने ऐसा क्यों किया? उसने उस बच्चे को आपको क्यों नहीं दिया? वह औरत बोली, क्योंकि उसके लिए यह ही सही था। उसमें कुछ खतरनाक वायरस को डालकर वह लोग दूसरे देश ले जाने वाले थे। मेरे बच्चे की मौत हो चुकी थी, वह मर चुका था क्योंकि उसके अंदर वायरस की शीशी फूट गई थी और उसके नाजुक से शरीर को ले डूबी। अगर कबीर जी उसे नहीं जलाते तो वह वायरस फैल सकता था, इसलिए उन्होंने मेरे बच्चे को मुझे ना देकर आग में जला दिया। और फिर उसके जलाने के बाद जब उस वायरस का असर खत्म हो गया तो मेरे बच्चे की अस्थियां मुझे दे दी ताकि मैं उन्हें बहा सकूं। मैं आंसू आ जाते हैं। औरत फूट फूट कर रोने लगती है। ऐना इतनी हैरान थी कि उसे बोलने पर भी शब्द नहीं मिलते। उसका दिल जोर से धड़कता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मुंह खुला का खुला रह जाता है। अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रही थी, कितनी दर्दनाक कहानी। फिर ऐना से वो औरत बोली, कबीर जी मुझे अस्थियां देने के बाद कहा कि वो शर्मिंदा है, मेरे बच्चे को नहीं बचा पाए, पर उन्होंने कहा कि मेरी और मेरे परिवार की जिम्मेदारी वो खुद लेंगे। उन्होंने इस बैग में हमें पैसे दिए ताकि हम अपना गुजर बसर कर सके, और ये भी कहा कि जब भी उन्हें जरूरत हो तो वो उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। वो वाकई में देवता हैं। ये बोलकर वो औरत रोते हुए वहां से चली गई और ऐना वहीं पर ठहर कर पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी रही, चीजों को डाइजेस्ट करने की कोशिश करती रही। ऐना और नम्रता बाहर गार्डन में शाम के वक्त वॉलीबॉल खेलने की तैयारी कर रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम काफी सुहाना हो रखा था और उनके खेलने का भी बहुत मन कर रहा था। नम्रता एक तरफ नेट को ठीक से लगाती है, ऐना दूसरी तरफ की नेट को लगाकर बोली, थोड़ा लूज हो गया नम्रता, थोड़ा सा पीछे लगाओ। ऐना की बात सुनकर नम्रता डंडे को थोड़ा और पीछे करके जमीन में घुसाने लगती है। जब वह लोग फाइनली नेट को लगा देते तो अलीशा वहां पर आती है अपने हाथ में वॉलीबॉल लेकर। ऐना और नम्रता ने वॉलीबॉल खेलते वक्त सेक्सी और खिलाड़ियों वाले कपड़े पहन रखे थे। ऐना ने काले रंग की शॉर्ट्स और सफेद स्पोर्ट्स ब्रा पहन रखी थी जो उसकी टोन्ड बॉडी और सेक्सी फिगर को बखूबी दिखा रही थी। उसकी लंबी सजीली टांगे और उसके घने काले लंबे बाल खुले हुए थे जो खेलते वक्त हवा में लहरा रहे थे और उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। नम्रता ने नीले रंग की टाइट फिटिंग शॉर्ट्स और पीले स्पोर्ट्स ब्रा पहन रखी थी। उसका स्लिम और फिट फिगर उसकी ड्रेस में बखूबी निखर रहा था। उसके लंबे बालों को उसने पोनीटेल में बांध रखा था जिससे उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। उसकी चमकती हुई त्वचा और खेलते वक्त उसके चेहरे पर आने वाली मुस्कान उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे। कुछ ही देर में दोनों खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। अलीशा बगल में बैठकर कुरकुरे चिप्स खाते हुए उनके गेम को देखकर एंजॉय कर रही थी और साथ में पॉइंट भी नोट करने की तैयारी कर रही थी। तभी ऐना नम्रता से बोली, रेडी? नम्रता ने भी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ हाँ में अपना सर हिलाकर अंगूठे का निशान दिखाकर थम्सअप का इशारा किया। जल्द ही दोनों के बीच खेल शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में खड़ी हुई थी। ऐना वॉलीबॉल को अपने हाथ में लेकर जोर से हवा में उछालती है और खुद छलांग लगाकर उसे जोर से मारती है जिससे बॉल दूसरी तरफ चली जाती है। मुक्का इसी चीज को नम्रता भी रिपीट करती है। उसे थोड़ी प्रॉब्लम होती है खेलने में, लेकिन जल्द ही वह अच्छा खेलने लग जाती है। ऐना नम्रता के खेल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ देख उसकी तारीफ करते हुए बोली, वेरी गुड, काफी अच्छा खेल रही हो तुम। ऐना का कॉम्प्लीमेंट सुनकर नम्रता के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है।
वह दोनों खेलना जारी रखती हैं। कई देर तक वह लोग खेलती रहती हैं। कबीर गौतम के साथ गार्डन की तरफ आ रहा था, तभी उसकी नजर आयाना और नम्रता पर पड़ती है, जो लोग वहां पर खेल रहे थे। कबीर अपने कदमों को उनकी तरफ बढ़ा लेता है। गौतम भी चुपचाप कबीर के साथ चलता हुआ वहां पर पहुंच जाता है। जब वह लोग वहां पर पहुंचते तो आयाना और नम्रता काफी देर से खेल रही थी, जिससे उन लोगों को काफी पसीना भी आ रहा था। शॉर्ट्स कपड़ों में उनका फिगर बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा था, और सच पूछो तो वह दोनों इतनी हॉट और इतनी सेक्सी लग रही थी। कबीर और गौतम दोनों की नजरें उन पर ऐसे चिपक जाती है कि हटने का नाम नहीं लेती। कबीर की नजरें आयाना पर चिपकी हुई थी। शॉर्ट कपड़ों में लंबी गोरी टांगे, पतला सफेद कमर और एकदम कसा हुआ शरीर, ऊपर से परफेक्ट ब्रेस्ट साइज। वह इतनी हॉट, इतनी सेक्सी लग रही थी कि जैसे कहीं की कोई मॉडल हो। पता नहीं क्यों, लेकिन कबीर जब आयाना को ऊपर से नीचे तक देखता है तो अचानक उसकी आंखें हल्की सी डार्क होने लगती है, लस्ट के कारण। दूसरी तरफ गौतम भी ना चाहते हुए नम्रता को ही देखता रहता है। छोटी सी बच्ची तो वह थी ही, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जवानी ने उसमें नया नया कदम रखा है। और पूछा जाए तो क्या गजब का खूबसूरत शरीर था उसका, एकदम दूध जैसा गोरा, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट फिगर, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन गौतम उसे ऐसी वैसी नजरों से नहीं देखा। हालांकि एक बार उसे इस तरह से देखकर उसकी धड़कनें तो तेज हो गई थी, पर तुरंत उसने अपनी नजरों को हटा लिया। एक अच्छे आदमी की निशानी नहीं होती किसी औरत को ऐसी नजर से देखना। यह चीज गौतम समझता था, लेकिन ऐसा कोई भी रूल कबीर पर अप्लाई नहीं होता था। उन दोनों को वहां पर खड़ा हुआ देखकर अलीशा चिल्लाकर बोली, डेविल अंकल, गौतम अंकल, आप लोग भी आओ ना, देखो ना, बहुत मजा आ रहा है। अचानक अलीशा की आवाज सुनकर वह दोनों उनकी तरफ देखते हैं। आयाना और नम्रता की नजर भी उन दोनों पर जाती है। अचानक गौतम को वहां खड़ा देखकर नम्रता के तो गाल लाल लाल हो जाते हैं। वह इन कपड़ों में वहां पर थी और ऊपर से गौतम भी वहां पर खड़ा था, तो उसे बहुत शर्म आने लगती है और वह अपने निचले होठ को चबाने लगती है। वहीं कबीर को देखकर आयाना को भी थोड़ी अलग सी फीलिंग आती है, थोड़ी अजीब सी। इस बार अपनी नफरत नहीं, जितनी हमेशा उसे कबीर को लेकर महसूस होती थी। उस औरत की कही बात अब भी आयाना के दिमाग में चल रही थी। वह कंफ्यूज थी इस इंसान को लेकर, बहुत ज्यादा कंफ्यूज। कबीर वहां पर आकर बोला, क्या बात है, वॉलीबॉल एनॉल हो जाए, खेलना भी आता है या फिर ऐसे ही लगे हुए हो? कबीर के लिए आयाना चाहे कितना भी अलग सोचने की कोशिश करे, लेकिन उसकी बातें उसे इरिटेट किए बिना नहीं रहती। आयाना हाथ में बॉल लेकर कबीर के पास आते हुए बोली, अच्छा, क्या तुम्हें ही खेलना आता है इस दुनिया में, और किसी को नहीं आता? इस पर कबीर ने थोड़ी मस्करी करते हुए कहा, तुम लड़कियां बहुत नाजुक होती हो, अरे कमरे में जाओ, लूडो खेलो, यह लड़कों वाले खेल तुम पर सूट नहीं करते। अचानक कबीर की बात सुनकर आयाना अपनी आंखों को सुकेड़ लेती है। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? कबीर ने हल्के अपना कंधा उठाते हुए अलीशा के थोड़े से चिप्स खाते हुए कहा, मैंने कहा कि लड़कियों वाले गेम खेलो, ये लड़कों वाले तुम पर सूट नहीं करते। सुनाई दे गया? एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट करो। इस पर आयाना कबीर के पास आकर कड़क आवाज में बोली, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है? कबीर हाँ में अपना सर हिलाकर कुरकुरे खाने लगता है। आयाना को छेड़ने में उसे इतना मजा आता था ना, इतना मजा आता था किसी काम में नहीं आता था। यह उसका परफेक्ट और फेवरेट काम हो गया था। जब आयाना उसकी बातों को सुनकर इरिटेट हो जाती थी तो यह देखकर और बहुत मजे लेता था और ज्यादा मजेदार हो जाता था उसके लिए। आयाना कबीर के सीने पर बॉल मारते हुए बोली, तो चलो फिर। कबीर उस बॉल को तुरंत अपने हाथों में पकड़ लेता। आयाना ने कबीर और गौतम को चैलेंज देते हुए कहा, तुम लोगों को ऐसा लगता है ना कि लड़कियां खेल नहीं सकती? अब मैं और नम्रता मिलकर तुम दोनों को हराएंगे। गौतम ने तुरंत कहा, लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। आयाना घूरकर गौतम की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारे बॉस का ये मतलब है तो तुम्हारा भी यही मतलब होगा ना? कबीर ने आयाना से कहा, ठीक है तो फिर चलो एक राउंड हो जाए, देखते हैं कौन जीतेगा। आयाना ने चैलेंज दिया। नम्रता को यह अजीब लगा। वह मना करने ही वाली थी कि आयाना उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचकर ले जाती है। चलो गेम शुरू करते हैं। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन पर आ गए। गौतम थोड़ी सी अनोइंग आवाज में कबीर से बोला, आपको क्या जरूरत है उन लोगों को चैलेंज करने की? कबीर ने गौतम से कहा, मैंने नहीं किया, उसने किया मुझे चैलेंज, मैंने बस एक्सेप्ट किया। यह बोलते हुए कबीर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। गौतम ने भी शर्ट के बटन खोलते हुए जवाब दिया, एक ही बात है, उकसाया आपने ही है उसे। कबीर घूरकर गौतम की तरफ देखकर बोला,
ज्यादा मत बोला करो वरना उनकी साइड ही भेज दूंगा, तुम्हें चुपचाप खड़े रहो यहाँ पर। कबीर की बात सुनकर गौतम आगे कुछ भी नहीं बोलता। जल्द ही दोनों अपनी शर्ट निकाल लेते हैं और जब अपनी शर्ट निकाल लेते हैं तो उनकी मजबूत मस्कुलर बॉडी दोनों लड़कियों की आंखों के सामने आ जाती है। एक पल के लिए तो दोनों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अयाना और नम्रता जब कबीर और गौतम की मस्कुलर बॉडी को एक बार फिर से अपनी आंखों के सामने देखते हैं, बिना कपड़ों के देखते हैं, तो दोनों का ही दिल उनके सीने में उछलने लगता है। नम्रता का तो कुछ ज्यादा ही उछल रहा था गौतम की बॉडी देखकर। दोनों की बॉडी तकरीबन एक जैसी थी, वेल फिट, मस्कुलर, मजबूत, कोई देखे तो पागल ही हो जाए। जल्द ही अलीशा विसल बजाती है और गेम शुरू हो जाता है। दोनों तरफ से जमकर खेल खेला जाता है। लड़कों ने जितना सोचा था लड़कियां उतनी भी कमजोर नहीं निकली। वह काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, जो देखकर कबीर और गौतम वाकई में इम्प्रेस हुए। लेकिन उन दोनों के सामने तो फिर भी वह लड़कियां ही थी ना। वह लोग उन पर थोड़े भारी पड़ रहे थे। आधे घंटे तक लगातार खेलने के बाद जब लड़कियां काफी थक जाती हैं तो कबीर अपने हाथों में बोतल उछालते हुए बोला, क्या हुआ, हवा निकल गई? अयाना गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, ज्यादा बकवास मत करो, हम लोग ऑलरेडी तुमसे आधा घंटा पहले खेल रहे थे, इसलिए हमारी एनर्जी थोड़ी डाउन है। कबीर हंसते हुए बोला, हारने के बाद बहुत अच्छा बहाना बनाया है तुमने। कबीर की बात सुनकर अयाना इरिटेट हो जाती है। इन योर ड्रीम्स कबीर डोगरा, मैं और तुमसे हार जाऊं, सवाल ही नहीं उठता। पानी पीने के बाद एक बार फिर से गेम शुरू होता है। इस बार लड़कियां वाकई में काफी बढ़िया परफॉर्म करती हैं और फाइनली दोनों का मैच टाई हो जाता है। अब सिर्फ एक बॉल बाकी थी, उसके बाद गेम का फैसला हो जाना था। नम्रता अयाना के पास आकर धीमी आवाज में बोली, यह आखिरी बॉल है, इसके बाद तो फैसला ही हो जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम लोग बराबरी के मैच पर हैं, इस बार हमें जीतना ही होगा। अयाना थोड़ी टेंशन में आ जाती है। हाँ, वाकई में जीतना होगा, कुछ तिगड़म लगाना होगा। कुछ सोचने के बाद अयाना की आंखों में चमक आ जाती है और वह नम्रता को धीमी सी आवाज में बोली, कोई प्लान बनाते हैं। जिसे सुनकर नम्रता की आंखों में शैतानी सी चमक आ जाती है और होठों पर मुस्कान। दोनों तैयार होती हैं और उसके बाद अपनी पोजीशन पर खड़ी हो जाती हैं। कबीर और गौतम पूरे अलर्ट होकर अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। यह बॉल तो किसी भी हाल में उन्हें अपने फेवर में ही करनी होगी, जीतना जरूरी है। तभी अयाना अपनी शैतानी हरकत को अंजाम देती है। खेलते वक्त अयाना और कबीर एक दूसरे को देखते हैं। अयाना की आंखों में बहुत अलग सी ही चमक थी, जिसे देखकर कबीर की आंखें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। क्या चल रहा है इस लड़की के दिमाग में? वह यही बात सोच रहा था, पर अयाना उसके बाद जो करती है वह कबीर की सोच से बाहर होता है। वह धीरे धीरे अपनी ब्रा की स्ट्रैप को अपनी उंगली में पकड़ लेती है। कबीर कंफ्यूजन में उसे देखता है, फिर धीरे धीरे वो ब्रा की स्ट्रैप को नीचे सरकाने लगती है। कबीर की आंखें थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और धड़कनें तेज हो जाती है। अयाना की आंखों में हवस से भरी चमक थी। क्या यह मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है? कबीर खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश तो करता है, लेकिन पता नहीं क्यों वह अयाना में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है। वो इतनी हॉट लगती है कि उसे बिना देखे नहीं रह पाता। धीरे धीरे अयाना की ब्रैक की स्टेप उसके कंधे से उतारने लगती है। यह चीज कबीर के सीने में जबरदस्त हलचल मचा देती है। मौके का फायदा उठाकर नम्रता तुरंत बॉल को जोर से मुक्का मारती है। गौतम बॉल की तरफ भागता है, वह कबीर से टकरा जाता है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। उसके बाद वह बॉल उनकी तरफ जमीन पर गिर जाती है और यह देखकर अयाना और नम्रता खुशी से जोर से चिल्ला पड़ते हैं, यस, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, यू आर लूजर। देखा, हम जीत गए। अयाना उन लोगों के सामने डांस करते करते उन्हें चिढ़ाने लगती है। गौतम कबीर की तरफ देखकर थोड़ी अनोइंग आवाज में बोला, ध्यान कहाँ था आपका? आज आपकी वजह से हम हार गए। कबीर घूरकर गौतम की तरफ देखते बोला, मेरी वजह से नहीं, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए थे। क्या बात हुई कि तुम्हारी वजह से हारे हम? कबीर की बात सुनकर गौतम डिसबिलीफ के साथ उसे देखता है। आर यू सीरियस बॉस? कहाँ खोए हुए थे आप? कबीर गौतम के पूछने पर जब यह सोचता है कि वह कहाँ खो गया था तो सीक्रेटली उसके गाल थोड़े से लाल हो जाते हैं। वह अपनी नजरों को घुमा लेता है, फिर वह अयाना की तरफ देखता है जो एक मिस्टीरियस से मुस्कान के साथ उसे देखकर अपनी आईब्रोज को मटकाती है, जैसे बोल रही हो, हार गए ना, बड़ा उछल रहे थे, अब क्या कहना चाहोगे? अयाना की ऐसी छेड़ने वाली मुस्कान को देखकर कबीर गहरी सांस लेता है। अच्छी प्लानिंग की थी, बहुत अच्छे से पता है इस लड़की को कबीर की दुखती रग को अपने पैर के नीचे कैसे मसलना है। अलीशा नम्रता और अयाना को विनर अनाउंस करती है। गेम खत्म होने के बाद अपने हाथों में बॉल को लेकर उसे गोल गोल घुमाते हुए अयाना कबीर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसके होठ पर एक शैतानी सी नटखट मुस्कान थी। कबीर के चेहरे पर कोई भी मुस्कान नहीं थी, नॉर्मल फ्रेश एक्सप्रेशन थे। अयाना कबीर से बोली, जब खेलो ना तो पूरा ध्यान खेल पर ही होना चाहिए, खिलाड़ी पर नहीं। और जब खिड़की इतनी हॉट और सेक्सी हो
फिर तो चीजें और भी मुश्किल हो जाती है। ऐना की बात सुनकर कबीर अपने आईब्रोज को ऊपर उठा लेता है। काफी चालाक हो गई है तुम, वैसे ये सेड्यूस करना कहाँ से सीखा तुमने? इस बात पर ऐना ने एक नटखट से अंदाज में कहा, तो मैंने तुम्हें सच में सेड्यूस कर दिया? बहुत नॉर्मल एक्ट था, तुम कुछ ज्यादा ही ठरकी हो गए हो इसलिए फिसल गए। ऐना जानने लगती है कि कबीर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। ऐना कबीर के सीने से जा लगती है, बॉल उसके हाथ से छूट जाती है और आंखें हल्की सी बड़ी हो जाती हैं। उसके बाद कबीर अपने हाथ को ऐना की कमर पर मजबूती से रख लेता है। ऐना की सांसें रुक जाती है और धड़कनें तेज हो जाती है। उसकी आंखों में देखते हुए कबीर ने बहुत पैशनेटली उसके चेहरे पर अपने अंगूठे को फेरते हुए कहा, हाँ हूँ, तुम्हें देखकर कुछ ज्यादा ही। जब इतनी खूबसूरत बला आंखों के सामने हो तो आदमी फोकस्ड कैसे कर सकता है? कबीर की बात सुनकर तो ऐना सांस लेना सच में भूल जाती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी उसे किसी का गला साफ करने की आवाज आती है। वह दोनों थोड़ा पीछे हटते हैं। गौतम उनके पास आता है। अब क्योंकि आप लोग जीत ही गई हो तो कुछ तो मांगोगे ही ना, या फिर फ्री का गेम था? तभी नम्रता तुरंत वहां पर आकर बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमने इतनी मेहनत से आप लोगों को हराया है, फ्री का गेम कैसे हो सकता है? बिल्कुल हम मांगेंगे, है ना ऐना दी? ऐना कबीर की तरफ देखते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, हम पहले इनसे पूछ तो ले कि यह दे सकते हैं या नहीं। कबीर अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, क्या चाहिए बोलो। ऐना ने कुछ सोचकर जवाब दिया, आज रात को तुम हम सब के लिए कुकिंग करोगे, तुम दोनों। आज रात हम गार्डन में बिताएंगे, क्या ख्याल है? यह सुनकर तो नम्रता भी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। यह तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, हम यहाँ पर गेम भी खेलेंगे, लाइक अंताक्षरी, कैसा लगेगा? अलीशा भी वहां पर आई और उसने भी कहा, हाँ हम ट्रूथ और डेयर वाला भी गेम खेलेंगे। ओके, मेरे पास बहुत सारे गेम है जो हम रात को यहाँ पर खेल सकते हैं। कबीर ने उन्हें देखते हुए कहा, ओके ओके फाइन, अब हार ही गए हैं तो कीमत भी चुका देते हैं। कबीर की बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं। उसकी नजरें अब भी ऐना पर टिकी हुई थी और ऐना की उस पर। आगत से शुभी को यहाँ वहां ढूंढ रहा था। तभी अचानक उसकी नजर पड़ती है कि वह डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठी हुई है। लेकिन अगस्त के एक्सप्रेशन तब खराब हो जाते हैं जब वह देखता है कि वह अकेली नहीं बैठी, उसके साथ वह इंसान बैठा है जिसे वह बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। वह दोनों हंसते खिलखिलाते एक दूसरे से बात कर रहे थे। शुभी बातों में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व लग रही थी, जो देखकर अगस्त थोड़ा अनोइंग सा फेस बना लेता है। जितना हंस हंस के इससे बात कर रही है, मुझसे तो इसका आधा भी नहीं करती। इसका दोस्त क्या आ गया, मुझे तो भूल ही गई। एक तो मुझे इसके दोस्त पर बहुत गुस्सा आ रहा है, पता नहीं कब जाएगा यहाँ से। अगस्त इरिटेट हो जाता है। वह नीचे उतर कर आता है और उनके पास जाने लगता है। तभी कुछ देखकर उसकी मुठ्ठियां कस जाती हैं और उसके कदम एकदम से रुक जाते हैं। हर्ष हाथ उठाकर शुभी के बालों को प्यार से कान के पीछे करता है, जिसे देखकर शुभी थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और यह चीज अगस्त के खून को 100 डिग्री पर उबालने लगती है। यह नहीं मानेगा, मुझे ऐसा लगता है इसकी 2-4 हड्डियां तोड़नी ही पड़ेंगी। अगस्त वहां उनके पास जाकर शुभी से बोला, मुझे कॉफी चाहिए, मेरे सर में दर्द हो रहा है। शुभी और हर्ष अगस्त की तरफ देखते हैं। अगस्त के एक्सप्रेशन कुछ अच्छे नहीं थे, काफी ज्यादा खराब थे। वह अपने पैरों पर बिल्कुल ठीक खड़ा था। यह देखकर हर्ष थोड़ा हैरान होते हुए बोला, अरे सर, आपका पैर तो बिल्कुल ठीक हो गया। ये सुनकर शुभी अनोइंग फेस बना लेती है, क्योंकि उसे पता था कि अगस्त के पैर में कोई भी मूंछ नहीं आई थी, सिर्फ नाटक कर रहा था। पता नहीं क्यों, शुभी खड़ी होकर बोली, बना कर लाती हूँ। यह बोलकर रूखा सा जवाब देकर वो किचन में चली गई। अगस्त के आते ही शुभी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वह उसे इतना रूखे तरीके से बात कर रही थी, जबकि उसके आने से पहले तो बड़ी खिलखिलाकर बात कर रही थी अपने दोस्त से। अचानक उसके आते ही उसके एक्सप्रेशन का मूड 180 डिग्री चेंज कैसे हो गया, यह देखकर अगस्त के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा डार्क हो जाते हैं। शुभी के जाने के बाद अगस्त हर्ष के बगल वाली चेयर पर आकर बैठकर बहुत ठंडी आंखों से उसकी तरफ देखता है। अगस्त को अपनी तरफ इस तरह देखता हुआ देखकर हर्ष थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और थोड़ा नजरों को चुराने लगता है। अगस्त की नजरें अब भी हर्ष के ऊपर जमी हुई थी। तो हर्ष, तुम्हें पता है शुभी के बालों को कोई भी छुए यह उसे पसंद नहीं, उसे इरिटेशन होती है। अगस्त की बात सुनकर हर्ष थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोला, नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो वह ऐसा करने को कुछ नहीं बोलती। उसके बाद अगस्त अपनी मुट्ठियों को टेबल के नीचे थोड़ा मजबूती से कस के कोल्ड आवाज में बोला, आइंदा ऐसा मत करना, वरना वो कुछ बोले या ना बोले, मैं जरूर कुछ ऐसा कर दूंगा जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो, ज्यादा उसके क्लोज जाने की जरूरत नहीं है। अगस्त की बात सुनकर हर्ष थोड़ा हैरान, थोड़ा एम्बेरस हो जाता है।
आई एम सॉरी। इसके आगे हर्ष कुछ नहीं बोला। शुभी किचन से कॉफी लेकर आती है और अगस्त की तरफ बढ़ा देती है। तुम्हारी कॉफी। अगस्त कॉफी लेकर उठकर वहां से चला जाता है, पर जाते जाते वह हर्ष को वार्निंग वाला लुक देकर जाता है, जैसे वह अपनी बात को लेकर बहुत सीरियस है। अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा। उसके इस तरह के हर्ष को देखने पर शुभी को भी अजीब लगता है। उसके बाद वह हर्ष से बोली, क्या बोल रहा था? हर्ष ने शुभी को बताया, बोल रहा था कि तुम्हारे बालों को कोई हाथ लगाई है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो आइंदा से अपनी हद में रहूं। यह सुनकर शुभी का दिमाग खराब हो जाता है। उसने ऐसा कहा? हर्ष हाँ में अपना सर हिला देता है। वह थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोला, मुझे ऐसा लगता है कि उनको मेरा यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। शुभी ने जवाब दिया, उसे पसंद हो या ना पसंद हो, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं पर रहो मेरे साथ, समझे? हर्ष ने शुभी से कहा, आर यू श्योर? आई मीन वह जिस तरह से मुझे अजीब नजरों से देखते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वह मुझे बहुत गुस्से से देख रहे हैं और किसी भी वक्त मेरा मुंह तोड़ देंगे। इस बात का शुभी को भी बहुत अच्छे से पता था कि अगस्त को हर्ष का कुछ पसंद नहीं है, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता उसे क्या पसंद है क्या नहीं। शुभी को इस चीज से भला क्या ही लेना देना। अगर नहीं पसंद तो पड़ा रहे, उसका दोस्त है, इस घर में ही रहेगा क्योंकि उसने कहा है। अगस्त सोफे पर बैठ जाता है और अपनी कड़क नजरों से उन पर जमाए रखता है। शुभी जब अगस्त को अपनी तरफ देखता हुआ देखती है तो फिर वह हर्ष को देखकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख लेती है, जो देखकर अगस्त एकदम से सीधा होकर बैठ जाता है और कॉफी के कप पर उसकी पकड़ और भी मजबूत हो जाती है। पता नहीं इतनी दूर से वो लोग क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद शुभी हर्ष दोनों अपनी जगह से उठते हैं और शुभी उसका हाथ पकड़कर जाते जाते वह कड़क नजरों से अगस्त की तरफ देखती है, जो उसे कमरे की तरफ ले जाती है, जो हल्की हैरानी से उन्हें देख रहा था। उसके सामने होते हुए वो हर्ष को अपने कमरे में ले जाती है और ले जाने के बाद दरवाजा बंद कर लेती है। अगस्त तुरंत कॉफी के कप को नीचे रखता है और उठकर फटाफट सीढ़ियों से ऊपर भागकर शुभी के कमरे की तरफ आता है। वो उस कमरे में क्यों लेके गई है? कमरे के बाहर पहुंचकर अगस्त जब दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजा लॉक था। यह देखकर वो चौंक जाता है। लॉक है? फिर वो कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है, पर कुछ भी सुनाई नहीं देता। उसे लेकर कमरे में क्यों गई? पर दरवाजा क्यों लॉक किया? ये चल क्या रहा है अंदर? ये लड़का मरेगा मेरे हाथ से। उसके बाद अगस्त वहां से चला जाता है। वह नीचे बैठता है, कॉफी पीता है, लेकिन उसकी नजरें कमरे पर ही रहती है। 10-15-20 मिनट के बाद जब दरवाजा नहीं खुलता तो उसका पेशेंस खत्म हो जाता है। बेचैनी में वो उड़ाने लगता है, इतनी देर हो गई, क्या कर रहे हैं ये दोनों कमरे के अंदर? तभी तक बाहर क्यों नहीं आए? वह साला कमीना क्या कर रहा है मेरी शुभी के साथ? देखना होगा। तभी अगस्त को एक आइडिया आता है। वह फटाक से अपने कमरे में चला जाता है। उसके बाद दरवाजा बंद करके अपने कमरे की खिड़की को खोल देता है। शुभी के कमरे की खिड़की अगस्त के कमरे की खिड़की के करीब थी। यह फटाफट खिड़की से बाहर निकलता है और दीवार को पकड़कर जैसे तैसे करके शुभी की खिड़की के पास पहुंचने की कोशिश करता है, बहुत मुश्किल से, लेकिन क्योंकि वहां पर ऊंचाई थोड़ी ज्यादा थी इसलिए वह थोड़ा फोकस्ड बनाकर वहां से जैसे तैसे करके शुभी की खिड़की के पास पहुंचकर झांकने लगता है। खिड़की खुली हुई थी, उसे अंदर से दोनों के हंसने की आवाज आ रही थी। मुझे हवा में लटका कर दोनों हंस रहे हैं, मजे कर रहे हैं, इस लड़के को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अगस्त जैसे ही झुककर देखने की कोशिश करता है। शुभी बिस्तर पर बैठी हुई थी। अचानक उसकी नजर खिड़की पर जाती है। वह जैसे ही खिड़की की तरफ देखती है अगस्त तुरंत पीछे हट जाता है ताकि वह शुभी की नजर में न आए, लेकिन उसकी फूटी किस्मत, खिड़की के शीशे से वह बाहर लटका हुआ साफ दिखाई दे रहा था। शुभी एक गहरी सांस लेती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगस्त को क्या हो गया है, कैसी हरकतें कर रहा है। वो हर्ष से बोली, हवा बहुत अच्छी आ रही है ना, 1 मिनट रुको। वह उठकर खिड़की के पास जाती है। अगस्त थोड़ा सा पीछे हो जाता है। उसके बाद शुभी खिड़की को बंद कर देती है और पर्दे लगा देती है। अगस्त चौंक जाता है। नो 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 नो, डैम इट, ये शुभी भी ना, अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। मैं दोनों को एक साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकता इसकी तो। अगस्त वापस जैसे ही जाने लगता है अचानक उसका पैर फिसलता है और वो जोर से चिल्ला देता है, आ। 2 गार्ड्स अगस्त को कंधे पर उठाकर उसके कमरे के अंदर लेकर आते हैं। अगस्त दर्द से कहरा रहा था। शुभी और हर्ष दौड़ते हुए कमरे के अंदर आते हैं। शुभी हैरान होकर बोली, अगस्त, ओ माय गॉड, तुम्हें क्या हो गया? तभी गार्ड्स ने जवाब दिया, सर छत से गिर गए हैं। यह सुनकर अगस्त घूरकर उनकी तरफ देखता है। गार्ड्स अपना सर झुकाकर चुपचाप कमरे से चले जाते हैं। शुभी हर्ष से बोली, तुम जरा मदन काका को बोल दो कि डॉक्टर को फोन कर दे, ओके? हर्ष तुरंत हाँ में सर
उठता है और कमरे से चले जाता है। शुभी अगस्त के बिस्तर पर बैठकर उसे देखती है। अगस्त की कमर में दर्द हो रहा था, वह बुरी तरह से गिर गया था। शुभी को अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर अगस्त ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मेरे बैक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। शुभी अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करके अगस्त से बोली, तुम छत से कैसे गिरे? इस बात को सुनकर अगस्त को रियलाइज होता है कि वह कैसे गिरा और चुप हो जाता है। अगस्त बस बहाना बनाते हुए बोला, मैं बस ऐसे ही टहल रहा था, मेरा पैर स्लिप हो गया। सुबह अगस्त का झूठ सुनकर परेशान हो जाती है। वह गहरी सांस लेकर अगस्त की आंखों में देखते हुए बोली, तुम मेरे कमरे की खिड़की के बाहर क्या कर रहे थे? शुभी की बात सुनकर अगस्त एकदम से चौंक जाता है और चोरों की तरह नजरें चुराने लगता है। नहीं तो मैं तुम्हारे कमरे की खिड़की के बाहर क्या करूंगा? मैं वहां पर नहीं था। शुभी अगस्त के पास आकर उसके चेहरे को अपनी तरफ करती है ताकि आंखों में देख सके। अगस्त अपना सलाइवा गटक लेता है। शुभी कड़क आवाज में अगस्त से बोली, यह सब क्या चल रहा है? साफ साफ बताओ मुझे, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? देख रही हूँ मैं आजकल तुम्हारा बिहेवियर बहुत अलग है। और क्या कहा था तुमने हर्ष को अपनी लिमिट्स में रहे, वह यहाँ पर मेहमान है? अगस्त ने जवाब दिया, हाँ, तो मैंने इसमें गलत क्या बोला? मेहमान ही तो है। शुभी घूर कर अगस्त की तरफ देखती है। तुमने उससे ऐसा कहा कि वो अपनी लिमिट्स में रहे? क्यों कहा तुमने उसे ऐसा? और तुम क्या कह रहे थे? हम दोनों पर नजर रख रहे हो, जहां भी जाते हैं वहीं पर तुम चले आते हो, मेरे कमरे की खिड़की के बाहर लटक गए तुम। सच सच बताओ यह सब क्या चल रहा है? अगस्त कुछ नहीं बोलता। शुभी जब बात पर जोर डालती है तो अगस्त शुभी से बोला, मुझे नहीं पसंद। अगस्त की बात सुनकर शुभी ने अपने आईब्रोज ऊपर उठाते हुए बोला, क्या नहीं पसंद तुम्हें? अगस्त ने थोड़ी सी कड़क आवाज में जवाब दिया, उसका तुम्हारे करीब होना नहीं पसंद मुझे, तुम्हारा उससे हंस हंस के बातें करना नहीं पसंद मुझे, तुम दोनों का एक दूसरे के साथ बैठना नहीं पसंद मुझे वह लड़का पसंद ही नहीं है। वह तो तुमसे उसे यहाँ रुकने के लिए बोल दिया था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा, वरना मैं उस लड़के की ऐसी हालत करता कि वह अपने घर भी जाने लायक नहीं रहता, और तुमने उसे रोक लिया इसलिए मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। सुबह अगस्त की बात सुनकर चौंक जाती है। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? तुम्हें हम दोनों का साथ रहना क्यों नहीं पसंद? अगस्त कोई जवाब नहीं देता। शुभी अगस्त से बोली, मैंने कहा जवाब दो, क्यों नहीं पसंद तुम्हें हम दोनों का साथ में रहना? अगस्त सुबह की आंखों में देखता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। सुबह संभाल पाती इससे पहले वह अगस्त के ऊपर गिर जाती है। अगस्त उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। दोनों के चेहरे बहुत ज्यादा करीब आ गए थे। अचानक अगस्त की कही गई बातें और हरकत से सुबह हैरान थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अगस्त सुबह के बालों को पीछे करते हुए बहुत डीप आवाज में बोला, बस नहीं पसंद मुझे तुम्हें कोई ऐसे देखे, तुम्हें कोई ऐसे छुए, तुम्हारे कोई करीब आए, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। मुझे गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, बुरा लगता है, जलन होती है। अगस्त की बात सुनकर शुभी के दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो जाती है। लेकिन क्यों लगता है तुम्हें बुरा? क्यों होती है तुम्हें जलन? जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था उस वक्त तुमने ही कहा था ना कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर क्यों? सिर्फ नफरत है तो करते थे ना तुम मुझसे नफरत, फिर क्या हो गया अब? ये सवाल सुनकर तो अगस्त के गले से शब्द ही नहीं निकलते, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता था उसने क्या जवाब देना है। वह खुद नहीं जानता था कि क्यों शुभी का किसी और के करीब होना उसके अंदर इतनी जबरदस्त जलन पैदा करता है कि उसे बर्दाश्त करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन नफरत नहीं, वो नफरत नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। अगस्त सुबह के चेहरे को पकड़कर अपने करीब लेकर आता है। दोनों के माथे आपस में टकरा गए थे और अगस्त कहता है, मेरे पास इसका कोई भी जवाब नहीं है, बस नहीं पसंद तो नहीं पसंद, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता। दोनों के दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। दोनों एक दूसरे के इतना ज्यादा करीब थे कि एक दूसरे की सांसों की गर्माहट को भी महसूस कर सकते थे। दोनों के होठ इतने करीब थे कि उनके बीच आधे इंच का फासला भी नहीं था। किसी भी वक्त एक दूसरे से टकरा सकते थे। शुभी उठने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह पीछे होने लगती है तो अगस्त उसकी कमर पर अपनी पकड़ को मजबूत करता है और ज्यादा करीब खींच लेता है और उसकी मजबूत बाहों में शुभी आजाद होने की बजाय और उसके ज्यादा करीब हो जाती है। डोंट गो, ऐसे ही रहो, बस कुछ पल ऐसे ही। अगस्त की बात सुनकर पता नहीं क्यों शुभी उसकी बात मान जाती है। शुभी को समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसे क्या फील करना चाहिए, कैसे फील करना चाहिए। हाँ, यह बात सच है कि अगस्त इकलौता ऐसा इंसान था जिसे उसने अपने दिल की गहराइयों से प्यार किया था, बहुत प्यार किया था, पर वह यह भी नहीं भूल सकती कि इस इंसान ने किस कदर उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उसके ईमान को नोच डाला था, उसके जज्बातों को कुचल डाला था। और जब यह सब भी
कम रह गया तो किसी के साथ सगाई भी कर ली। ये चीज शुभी को बेइंतहा दर्द देने के लिए काफी थी। वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन कैसे माफ कर पाएगी अगस्त को। अगस्त भी यह चीज बहुत अच्छी तरीके से जानता था। अगर वह अपने जज्बातों को एक्सेप्ट भी कर ले तो भी वह अपने और शुभी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। जैसा जख्म उसने शुभी को दिए हैं वह शायद कभी भरेंगे भी या नहीं। शुभी से माफी की उम्मीद तो उसे थी ही नहीं, लेकिन वह खुद को शुभी को अपनी बाहों में भरने से रोक भी नहीं पा रहा था। उसे किसी और का होता देख भी नहीं पा रहा था। किसी और की उसकी जिंदगी में आने से कल्पना से ही अब उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वह ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां से कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं था। वह वापस नहीं जा सकता, अपनी गलतियां नहीं सुधार सकता। शुभी को जो दर्द दिया था उसे खत्म नहीं कर सकता था। वह हमेशा रहेगा दोनों के बीच एक दीवार बनकर जो उन्हें कभी करीब नहीं आने देगा, कभी एक नहीं होने देगा, कभी नहीं। शुभी धीमी सी आवाज में अगस्त से बोली, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है तुम्हें। अगस्त अपनी आंखें बंद किए हुए दर्द भरी आवाज में बोला, मुझे पता है शुभी। शुभी हल्की सी कांपती हुई आवाज में बोली, आई हेट यू। शुभी की बात सुनकर अगस्त के सीने में दर्द होता है, बहुत दर्द। आई नो। शुभी की आंखों से आंसू टपक जाते हैं। उसके आंसुओं को महसूस कर अगस्त के दिल में भी बड़ा दर्द होता है। तभी कमरे में समायरा भागते हुए आती है। भैया भैया। अचानक समायरा के आने से दोनों होश में आते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। शुभी अगस्त के ऊपर से खड़ी हो जाती है। उसकी धड़कनें अब भी बहुत ज्यादा तेज थी। शुभी अपने आंसुओं को थोड़ा पोंछकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगती है। समायरा अगस्त से बोली, भैया भैया आपको चोट लग गई है क्या? क्या हुआ आपको? समायरा बहुत मासूमियत से पूछती है। समायरा को देख अगस्त का दिल अजीब सी दुविधा में पड़ जाता है। अपनी बहन के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। बुराई की हर हद को पार कर किसी बेकसूर को इतनी तकलीफ दी। काश 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 वो रात ही ना आती उसकी जिंदगी में। अगस्त समायरा को पकड़कर अपने गले से लगा लेता है। गौतम ने बाहर सारी तैयारियां करके रखी थी। आज रात को वो तारों की छांव के नीचे बिताने वाले थे और कुकिंग करने वाले थे। वह और कबीर, खासकर अयाना अपने कमरे से कुछ सामान लेकर वहां से गुजर रही थी। तभी अचानक उसकी नजर और सीक्रेट कमरे पर पड़ती है और एक बार फिर से वह देखती है कि कमरे का दरवाजा खुला है। उस कमरे को देखकर एक बार फिर से उसके दिल में अजीब सी हलचल, बेचैनी होने लगती है। उस कमरे में कौन है? गौतम तो बाहर है, क्या वो डेविल है? अयाना के दिमाग में एक पल के लिए ख्याल आता है कि वह जाकर देख ले। फिर अगले ही पल उसे याद आता है कि कबीर ने उसे क्या सजा दी थी जब भी वह उस कमरे में जाकर देखने लगी। अपने सर को 4-5 बार ना में हिलाने के बाद वो अयाना ने अपने आप को कहा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे में अब हिम्मत नहीं है उस डेविल का सामना करने की। मैं जाकर नहीं देखूंगी, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर अयाना फिर से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है, लेकिन उसे कमरे के बारे में सोच सोचकर उसके कदम की रफ्तार बहुत ज्यादा धीमी हो जाती है और बार बार उसका ख्याल कमरे की तरफ ही जाता है। लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगी, इस बार तो दरवाजा पूरा खुला हुआ है। मैं दूर से भी तो देख सकती हूँ ना। अगर डेविल ने मुझे देख लिया तो मैं बोल दूंगी, मैं तो बस ऐसे ही गुजर रही थी, गलती से मेरी नजर पड़ गई। अयाना एक बार फिर से सीढ़ियों से ऊपर की तरफ अपने कदमों को बढ़ा लेती है। वह अपने आप से बोली, एक बार फिर से सोच लो, इस बार पता नहीं वह क्या करेगा तेरे साथ। अयाना को डर भी लग रहा था, लेकिन उसके अंदर चुल भी मची हुई थी। कमरे के अंदर क्या है, कौन है, यह देखने की और क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा थी कि कबीर का डर भी उसके आगे फीका पड़ गया था। धीरे धीरे सामान को वह वहां पर रखकर आगे बढ़कर कमरे की तरफ जाती है। थोड़ी दूर से ही देखने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर कमरे में कबीर हुआ तो उसकी बैंड बजा देगा। दूर से ही उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह देखने की कोशिश कर रही थी कि तभी पीछे से कोई उसके कंधे को थपथपा कर देता है। अयाना का ध्यान कमरे पर था, इसलिए वह बस बिना पीछे पलटकर देखे ही बोली, क्या है, रुको देखने दो। एक तो इतनी दूर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी उसके कानों के पास एक आवाज आती है, तो फिर नजदीक जाकर देख लो। इस पर अयाना अनोइंग सा आवाज में कमरे की तरफ झांकते हुए बोली, नहीं नहीं जा सकती, अगर डेविल मिल गया तो। तभी अचानक उसकी धड़कनें एकदम से रुक जाती हैं, आंखें बड़ी हो जाती हैं और बदन थरथरा जाता है। जैसे तैसे करके वह हिम्मत करती है और अपना सलाइवा गटकती है और पलट कर देखती है। पीछे खड़े हुए कबीर को देखकर वह एकदम से 4 कदम पीछे हट जाती है। वो मैं तो बस वैसे ही गुजर रही थी, मैंने कुछ नहीं देखा, सच में कसम से मैंने कुछ भी नहीं देखा, अलीशा की कसम। वैसे अयाना ने सच में कुछ नहीं देखा था, क्योंकि इतनी दूर से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अयाना की बात सुनकर कबीर अपनी आंखें रोल करता है।
तुम नहीं सुधरोगी ना, तुम बिल्कुल भी नहीं सुधरोगी, अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। ऐना तुरंत कबीर से बोली, देखो आई एम सॉरी, मैंने सच में नहीं देखा, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही। ऐना काफी मासूम सा चेहरा बना लेती है। कबीर ऐना के इतने इनोसेंट लुक को नजरअंदाज नहीं कर पाता और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ऐना के करीब पहुंचकर वो उससे बोला, तुम देखना चाहती हो ना कि अंदर क्या है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐना का हाथ पकड़कर वह उसे उस कमरे की तरफ ले जाने लगता है। ऐना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं देखना, आई एम सॉरी, मुझे छोड़ दो, बाहर अलीशा और नम्रता मेरा इंतजार कर रही, मुझे जाने दो, मुझे नहीं देखना। ऐना डर रही थी कि कबीर फिर से उसे कोई सजा तो नहीं देगा, लेकिन वह इस चीज से डर रही थी। वह सब बिल्कुल नहीं हुआ। कबीर ने उसे कोई सजा नहीं दी, बल्कि उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर ले गया। कमरे के अंदर पहुंचकर ऐना अंदर का नजारा देखकर चौंक जाती है। बिस्तर पर एक आदमी लेटा हुआ था, तकरीबन अधेड़ उम्र का आदमी था। मशीन लगी हुई थी, इसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी, साथ में कुछ इंजेक्शन भी रखे हुए थे। वह आदमी एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर लेटा हुआ था, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क और उसकी आंखें बंद थी। उस आदमी को देखकर ऐना कंफ्यूजन और हैरान दोनों हो जाती है। उसे पता नहीं था यह आदमी कौन है, लेकिन यह ऐसी हालत में कैसे है, यह चीज उसे हैरान जरूर कर रही थी। आंखों में सवाल लेकर वह कबीर की तरफ देखती है। उसके बिना कुछ बोले ही उसके सवालों का जवाब देते हुए बोला, कौमा में है पिछले कई सालों से। ऐना एक बार फिर से चौंक कर उस आदमी की तरफ देखती है, लेकिन ये है कौन? कबीर उस आदमी के पास जाकर उसके बगल में बैठकर अपनी आंखों में बड़ी ही कॉम्प्लिकेशन इमोशंस के साथ उसे देखता है, मेरे डैड। कबीर के मुंह से यह सब सुनकर ऐना 2 कदम पीछे हो जाती है और उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती है। हैरानी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। तुम्हारे डैड? ऐना उस आदमी को देखती है जो बिस्तर पर पड़ा था, फिर धीरे धीरे चलकर उस आदमी के पास आकर उसे देखती है। कबीर उस आदमी का हाथ को अपने हाथ में रखे हुए बोला, तकरीबन 16-17 सालों पहले इसी हालत में हैं। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें होश में आने की कोई भी उम्मीद नहीं है। मुझे पता है यह एक दिन होश में आएंगे, जरूर आएंगे, और मुझे उसी दिन का इंतजार है। उसके बाद कबीर खड़ा होकर ऐना की आंखों में देखता है, जिसकी आंखों में अब तक हैरानी मौजूद थी। बहुत बेचैनी हो रही थी ना तुम्हारे अंदर ये देखने की कि इस कमरे के बंद दरवाजे के पीछे क्या है? अब तो देख लिया ना तुमने, अब तो तुम्हारी क्यूरियोसिटी शांत हो गई ना? कबीर की बात सुनकर ऐना शर्मिंदा होकर अपनी नजरें नीचे कर लेती है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। कबीर उसके बाद कुछ ऐसा करता है जो ऐना को बहुत अजीब लगता है। वह अपनी उंगली को अंगूठे में फंसाता है और ऐना के माथे पर टिका के बजा देता है। ऐना थोड़ा चौंक कर अपनी नजरें उठाकर कबीर की आंखों में देखती। कबीर मुस्कुराकर बोला, बाहर इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। ऐना हल्का सा अपना सर हिलाती है और एक आखिरी बार बिस्तर पर लेटे हुए उस आदमी पर नजर मारती है, फिर वह कमरा छोड़कर चली जाती। जाते वक्त ऐना अपने माथे पर हाथ लगाती है। कबीर ने जिस तरह से उसके माथे पर उंगली को टक से बजाया था, पता नहीं क्यों उसे ये चीज बहुत जानी पहचानी लगी। इतनी अजीब सी फीलिंग आ रही थी उसके दिल में, और अब तक तो वह यह भी नहीं समझ पाई कि उसे जो अजीब अजीब सपने आ रहे थे उनका क्या मतलब है, और सपनों में उन दोनों बच्चों को कैसे देखा, कबीर का नाम कैसे सुना, आखिर कैसे? ऐना के कमरे से चले जाने के बाद कबीर कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और एकदम से उसके एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। पलटकर बिस्तर पर लेटे उस इंसान की तरफ देखकर कबीर उसके पास चलकर जाता है और बैठ जाता है। बहुत जल्द ही आयु को बर्थडे आने वाला है, उसके बर्थडे तक मुझे उसे प्रोटेक्ट करके रखना होगा, वरना सब लोग बाहर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। वहां पर कबीर अपने हाथों से चिकन फ्राई कर रहा था, पनीर टिक्का बना रहा था और तरह तरह की डिशेस बना रहा था। ऐना, नम्रता, अलीशा नीचे चटाइयां बिछाकर बैठे हुए थे। बीच में आग जल रही थी। गौतम उनको चीजें सर्व कर रहा था। बाहर थोड़ी ठंड होने लगी थी तो गौतम गार्ड से बोलकर अंदर से कुछ हल्के फुल्के कंबल मंगवा लेता है और उसके बाद उन्हें लाकर सबको देता है। थैंक यू गौतम, ऐना ने कंबल को अपने हाथ में लेते हुए कहा, और उसने दूसरे कंबल के साथ अलीसा को ठीक से कवर कर दिया ताकि उसे ठंड न लग जाए। नम्रता हाथ में कोल्ड ड्रिंक और दूसरे हाथ में खाना रख रही थी। गौतम उसके पास आकर अपने हाथों से उसे कंबल उड़ा देता है। जब गौतम अपने हाथों से नम्रता को कंबल उड़ाता है तो नम्रता मुस्कुरा देती है। दोनों एक पल के लिए थोड़े से करीब आ जाते हैं। दोनों के चेहरे एक दूसरे के थोड़े पास आ जाते हैं। नम्रता की धड़कनें हमेशा की तरह तेज हो जाती हैं। उन्हें ऐसे देखकर कबीर के होठों पर भी एक नटखट सी मुस्कान आ जाती है और अयाना की भी। नम्रता के गाल लाल लाल हो गए थे, वो अच्छे से देख पा रही थी। कुछ ही देर में अयाना उठकर कबीर के पास जाती है। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।